क्लास 9 का प्रश्नावली दिए थे करने के लिए, कौन कौन किया है क्लास 9 का? कल बोले थे ना, मेरे पास बुक है ना, कियोगे नहीं? क्या है? परसों का बोला हूँ, परसों से ही बोला था। चलिए प्रश्न सुनिए। हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ, चैप्टर 1। तो क्या होगा? बोलो। स्पेलिंग गलत है? क्या होता है? नहीं तो कंफर्म हो के तो बोला करो, गलत नहीं, सही है। हाँ, ठीक है। तो क्लास 9 का हम लोग प्रश्नावली करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न पहला है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? कल वाष्पीकरण बताए थे, तो उसमें हम बताए थे क्यों होता है, तो उसमें लिख लेंगे। हाँ, फिर आगे है एसीटोन या पेट्रोल। एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? ये भी बताए थे कि जैसे ही आप कोई भी पेट्रोल या ठंडा चीज आप हाथ पर रखेंगे तो वाष्प बन के बहुत जल्दी इत्र या पेट्रोल या क्या बोलते हैं एसीटोन या सैनिटाइजर बहुत जल्दी उड़ता है। आप बताए थे कि जो भी चीज भाप बनती है उसमें क्या क्या रहता है? भाप उड़बे करेगा, उसके साथ हीट भी आपके हथेली का ले जाएगा, तो आपका हाथ ठंडा लगने लगेगा। बात समझ में आया? हमने कल बताया था। आप बताओ, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? देखो, कप में ये कप आपका प्लेट है, ये कप है, ठीक है। आपका कप है, ये प्लेट है। तो अगर हम इसमें दूध रखे हैं, गर्म दूध, तो हम इसमें आसानी से पी लेंगे जल्दी, इसमें आसानी से नहीं पियेंगे। कल बताए थे क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे ही उसका सतह जो क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो भाप अधिक निकलेगा। अब भाप अधिक निकलेगा तो हीट भी, तो जिससे वो जल्दी ठंडा जाएगा तो घटा जाएंगे। आगे क्या है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? आप सुनिए, गर्मिया में जो गर्मी होती है, हम वहाँ पे सूती कपड़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए कि हमें आनंद रहता है। अब सर पूछो कैसे? क्योंकि जो सूती कपड़े हैं वो पसीनों को सोख लेते हैं। बोलो। अब पसीना को सोखेंगे तो पसीना कौन सी है? पानी है। जैसे ही पानी को सोखेगा ये, अब फिर ये भाप बन के उड़ेगा, और जैसे ही भाप बन के उड़ेगा क्या कर ले जाएगा? भाप प्लस, इसीलिए हमारा अंदर सब ठंडा कर रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए कोई जो कपड़ा है जो सूती नहीं है, तो वो पसीना सोखेगा नहीं, ठीक है, और सोखेगा नहीं, आपको अंदर गर्मी पैदा करेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग वही पहनते हैं। चलो आप देखो, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का प्रश्नावली है, इसी में से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। चाहे आप फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कीजिए, चाहे 10th के बाद आता है एनटीएससी एग्जाम, एनटीएससी का। एनटीएससी एक तो है जिसमें बच्चों को पैसा दिया जाता है, सरकार देती है, ठीक है। ओलंपियाड का होता है, सीएचएस का एग्जाम होता है, तो उसमें जो 9-10 का मिक्सचर पूछते हैं प्रश्न, ठीक है। अब फिर आप कोई भी मान लीजिए कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आपको उसमें से मिल जाएगा।
देखिए इसमें दिया है निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। देखो ये केल्विन में है, कितना है 300 केल्विन और 573 केल्विन को 300 और 573 केल्विन को हमको सेल्सियस में चेंज करना है। क्या करेंगे, आपको क्या बताए थे, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है। कैसे करेंगे, अरे यार हम केल्विन बताए थे तो माइनस करेंगे। अगर सेल्सियस को चेंज करना हो तो 273 जोड़ेंगे, अगर सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो 273 जोड़ेंगे। अगर केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो हम इसमें से 273 घटा देंगे। कितना है 300 केल्विन, बोलो। तो इसमें से कितना, इसको सेंटीग्रेड में चेंज करना है किसमें, तो इसमें से 300 में से 273 कितना आएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे से कितना होता 573 केल्विन है, इसको सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो इसमें से 273 घटाएंगे। 573 में से 273 घटा देंगे, कितना आएगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। आया। तो इसमें प्रश्न है, अब बताइए 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है, कितना आएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड को, नहीं 25 डिग्री सेंटीग्रेड को, सुनो यहाँ पे केल्विन चेंज कर रहे हो, एक बार ध्यान दो, केल्विन किस में चेंज कर रहे हो तो माइनस कर रहे हो, और सेंटीग्रेड को जब चेंज करेंगे तो जोड़ेंगे। 25 में प्लस कितना, आया, बोलो। अब एक और है 373 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करो, अरे यार सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तुम लोग कहाँ देख रहे हो, सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है। बताओ फिर क्या होगा, इसमें कितना जोड़ेंगे 646 केल्विन होगा। आए बात में, यानी हेप पर ध्यान दिया करो, बैल की तरह बस बोल दे रहे हो, यहाँ ध्यान दो यहाँ ध्यान दो। किसको मैं चेंज करने के लिए बोला, सेंटीग्रेड को केल्विन में। बात समझ में आई। अब आगे बताइए, हमें इत्र की खुशबू बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, क्यों, सेंट का, कोई भी परफ्यूम का खुशबू हम यहाँ से वहां पहुंच जाएगी, क्यों, गैस है ना। तो उनके कणों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, आगे आपका है क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपके साथ सामने कुछ प्रश्न है, अब इनके कणों में कितना आकर्षण बल है, बढ़ते में पहला क्या है, जल, सेकेंड चीनी, और थर्ड ऑक्सीजन। बताओ किनमें आकर्षण बल अधिक होगा, किसमें, फिर थर्ड। बात समझ में आया। जगह दू को भड़का मुँह होता है वो बड़ा होता है। ऐसे मान लीजिए यहाँ का, मान लीजिए एक लड्डू यहाँ पे, क्या मान लीजिए, आप बताइए जिसके पास 2 लड्डू होगा वो ऑटोमेटिक बड़ा होगा, तो जिसके और हाई बड़का मुंह फाड़ा रहेगा, जान जाना कि वो क्या है। तो बताओ दूसरा का पहले से बड़ा है और पहले का किससे बड़ा है, समझ में आया। तो ये वाला समझ जाओ चिन्ह, जिसके और 2 मुंह रहेगा
2 ठो लड्डू जान जाओ, 1 ठो लड्डू 2 ठो लड्डू है तो वो क्या होगा, बड़ा होगा। बात समझ में आई? से बोल दिए 5, ऐसा होगा कि नहीं? 5 हेयर कर दोगे, 5 हेयर और 4 हेयर, तो हाई बड़का मुँह हेयर घूम जाएगा। बतिया वही हम कहा बोले हैं कि जो बड़ा है उसके वजह बड़का मुंह उधर रहेगा फाड़ के, ठीक है। बस आगे देखिए, निम्नलिखित तापमानों पर जल का भौतिक अवस्था क्या होता है? बताओ। निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? बताओ। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? तो देखो तुम्हारे पास ऑप्शन है, क्वेश्चन पहले सुनो ध्यान से। पहला क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 80। सुनो, अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का तापमान रहेगा तो बताओ पानी किस रूप में रहेगा? बोलो। हाँ, जल में रहेगा। जैसे नॉर्मली कितना है? 25 होगा तब ना। नॉर्मल तापमान पानी कितना है? 25 है, जो आप पीते हैं। अब बताइए 0 रहेगा तो बर्फ, बोलो, बर्फ में रहेगा। और 100 डिग्री रहेगा तो क्वथनांक के रूप में, बोले सर खौलने लगेगा। आई बात समझ में? ऐसे एग्जाम में पूछता है प्रश्न। निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? तापमान दे देगा, ठीक है। अगर आप पूरा पढ़े रहेंगे तो बता देंगे कि नहीं। अब मान लीजिएगा बोल दिया कि 25 डिग्री पर बताइए और पानी का तापमान 25 डिग्री है, तो बताइए पानी किस अवस्था में है। कितना लोग कंफ्यूज रहेंगे, अरे यार 25 डिग्री, उनको पता नहीं कि 0 डिग्री पर बर्फ होता है, 100 डिग्री पर खौलता है। और बकिया जो बीच वाला सिस्टम है 25, 30, ये नॉर्मल है पानी जो हमारे कल से निकलता है। कितना होता है? हाँ, 25, 33, 35, 30 यहीं तक होता है। बात समझ में आई? हाँ, आगे लिखिए है। आगे आपका प्रश्न है, उबलते हुए जल। प्रश्न सुनो, उबलते हुए जल अथवा भाप से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होगी? अगर आप उबलते हुए जल से जलेंगे तो दर्द होगा कि भाप से? बोलिए। भाप से। क्यों? हाँ, कहोगे कि सर जी भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, जिससे हमको उबलते हुए जल की अपेक्षा अधिक दर्द महसूस होता है। किसी को दिक्कत? आगे प्रश्न आपका है प्रश्नावली का। आप देखिए, आपका प्रश्नावली का प्रश्न आ गया है, वो एनसीईआरटी के लेवल का था, ठीक। आपका प्रश्नावली में आ जाएगा प्रश्न, इसमें से ऑप्शनल है। मैं प्रश्न बोल रहा हूं, आप लोग सुनते रहिए। बताओ, मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी, मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी गर्मी के मौसम में जिस घटना के कारण ठंडा हो जाता है वह है। जैसे देखिए, मिट्टी के पात्र में कल बताए थे आप लोगों को। देखिए यहाँ पे है, बोल रहा है प्रश्न आपका सेकेंड नंबर कि मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी गर्मी के मौसम में जिस घटना के कारण ठंडा हो जाता है वह है। आपका पहला ऑप्शन है विसरण, और सेकेंड ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, और सी ऑप्शन है परासरण, और डी ऑप्शन है वाष्पीकरण। तो बताइए, अगर मिट्टी के बर्तन में आप पानी रखते हैं तो ठंडा रहता है, तो पूछेगा आपसे ऑप्शन में किसके कारण? बोलो, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। ये गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछता है प्रश्न। हम कई बार सेट मारे हैं तो हमको ये प्रश्न मिला है, तो क्या मारेंगे?
जान लीजिए कि जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम में रेलवे का जो आता है ना, चाहे कोई भी एग्जाम करा रहा है, अगर उसमें से साइंस से आता है तो 9-10 से ही आता है और कहीं से नहीं। 11-12 का नहीं पूछ पाएगा वो। 11-12 का बहुत हाई लेवल हो जाता है। आपको एक पीरियोडिक टेबल में से पूछेगा और यही सब में प्रश्न फंसा के पूछेगा। कहाँ जो खखोर के पढ़ा रहेगा वह जानेगा। बात समझ में आए कि नहीं? तो खखोर के पढ़ाए तो पता चल जाएगा कि नहीं वाष्पीकरण के कार्य होता है। ठीक, पराशरण भी बता देंगे, विसरण भी बता देंगे, समय आएगा बताते रहेंगे। पहले ये सुन लीजिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है? बताओ, वाष्पीकरण की दर कब बढ़ती है? ऑप्शन नंबर आपका है, ऑप्शन आपका है पहला ए, पानी का तापमान बढ़ने पर। क्या बढ़ने पर? पानी का तापमान बढ़ने पर। बी, पानी का तापमान कम करने पर। बताइए, कम करने पर। आपका सी ऑप्शन है, पानी की खुली सतह का क्षेत्रफल कम करने पर। कम करने पर। डी ऑप्शन है आपका, पानी में साधारण नमक मिलाने पर। प्रश्न एक बार ध्यान से सुनो, ठीक है? हाँ, निम्नलिखित में कौन सी दशा में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है? बात समझ में आए? वाष्पीकरण की दर हम कल बताए थे ना, प्रभाव, तो बताए थे कि कैसे दर बढ़ता है कैसे कम होता है। ऑप्शन आपका है पानी का तापमान बढ़ने पर, तापमान कम करने पर, पानी का सतह का पानी का खुली सतह का क्षेत्रफल कम करने पर। जो पानी का जो सतह, मान लीजिए पानी इतना दूर में फैला है, एक तो इतना दूर में फैला है, ये सतह हो गया, ठीक है? इनका कम क्षेत्रफल है, अधिक है। डी ऑप्शन है पानी में साधारण नमक मिलाने पर। तो कौन? ध्यान से एक बार सुन के दो। हम बोल रहे हैं वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, तो वाष्पीकरण कब अधिक होगा? जब उसका क्षेत्रफल कम कर दो तब होगा कि अधिक करोगे तब होगा? बोलो। ऑप्शन आपका राइट कौन सा होगा? पहला। जब पानी का बोले थे ना कि जब ताप बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण अधिक होगा। अगर मान लो पानी खौला रहे हो और खूब तेज कर दोगे तो जल्दी जल्दी खौल के भापिया उड़ेगा कि नहीं? तब कल बताए थे, तब पर भी तुम लोग का इसका देखो आंसर राइट दिया है 3 का ए। बात समझ में कौन होगा? अरे मान लीजिए आप पानी खौलाते हैं ना, अगर पानी का गैस के जो फ्लेम है मध्यम कर देंगे तो पानी धीरे धीरे खौलेगा, तो धीरे धीरे भाप निकलेगा। और तेज कर दोगे तो जल्दी जल्दी फटकेगा और फिर ऊपर से भाप जल्दी जल्दी निकलेगा। आई बात समझ में? चौथा आपका है, निम्नलिखित में से द्रव्य नहीं है। निम्नलिखित में से द्रव्य नहीं है। पहला कांच है, लकड़ी, वायु, प्रकाश। ठीक है? तो आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा प्रकाश। हम आपसे बता रहे थे कि कोई भी सूर्य का प्रकाश द्रव्य नहीं होता है। आपका वायु, कांच, लकड़ी ये सब क्या है? प्रकाश है। किसी को दिक्कत? सब द्रव्य है। पांचवा प्रश्न है, बताओ गैस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका, बताओ गैस का क्या गुण होता है? उसके आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं। हाँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी, उसके आकार व आयतन अनिश्चित होते हैं। छठवां प्रश्न है, किस पदार्थ में अणुओं के बीच का आकर्षण बल होता है? सबसे कम किसमें होगा?
और सबसे अधिक, हाँ तो आप ऑप्शन की करके मार देंगे, ठीक है, इसमें है। निम्नलिखित में किस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन हो जाता है? आपका ऑप्शन है नमक, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और चीनी। देखो ऑप्शन कैसे फंसा के रखा है, सुनिए देखिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? नमक, एक तो कौन सी है, अमोनियम क्लोराइड, एक को दिया है सोडियम क्लोराइड। आपको पता ही होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड को ही नमक कहते हैं, लेकिन आप नहीं पढ़े रहेंगे तो भौचक्केंगे उसी में। माई भगवती का नाम लेके मारेंगे, राम सीता राम सीता राम सीता है। लड़का सब जो चुक्का मारते हैं ना, इसी तरह मारते हैं। कैसे मारते हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यही होगा। भौचक्का होते हैं सब। बात समझ में आया? तो सोडियम क्लोराइड इसी दोनों को यही कहते हैं, नमक वही है और ये भी नमक है। अब देखो अगला ऑप्शन है कौन सा, चीनी। हम आपको बताए थे कि ऊर्ध्वपातन का मतलब ऐसा होता है वह पदार्थ जो सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाए। अब चीनी होगा, लेकिन कौन हो जाएगा, नौसादा। उसको जलाएंगे तुरंत किस में हो जाएगा, गैस में, ठोस अवस्था से गैस अवस्था। चलिए अगला प्रश्न आपका है, देखिए नाइन्थ नंबर प्रश्न है ना, नाइन्थ। तो नाइन्थ नंबर प्रश्न में आपको इसके बारे में बताया नहीं है, आसवन की विधि के बारे में, वाष्पीकरण की विधि के बारे में, ठीक है। तो अगर बताएंगे तो ठीक है ना, कल आप लोग एक बार फिर से उसको रिपीट करके आएंगे, ठीक है। आज हमने करा दिया, आपका फर्ज बनता है कि आप घर जाकर क्लास 9 की बुक उठाकर प्रश्नावली पूरा अपने से लगाइए। 1 घंटा लगेगा, उससे क्या मतलब, पता है प्रश्नावली लगाने से क्या फायदा है। अब तुम लोग जितना पढ़े हो थ्योरी हमसे 9th में, प्रश्नावली लगा दोगे तो क्लियर हो जाता है कि मैंने क्या पढ़ाया है। और जो प्रश्नावली नहीं लगाएगा कितना वो अच्छा पढ़ा दे, नहीं क्लियर हो पाएगा। तो देखो अगर कोई पढ़ाई कर रहे हो, अगर उसका प्रैक्टिकल कर दे रहे हो तो तुमको ऐसे ही याद हो जाएगा। लेकिन तुम लोग क्या पढ़ते हो, खाली थ्योरी, बोलो। और थ्योरी पढ़ने वाले से कुछ कर नहीं पाएंगे जब ये प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। हाँ, आगे आपका प्रश्न है, अंतरा अणुक आकर्षण बल नगण्य होता है किसमें? अंतरा आकर्षण बल किसमें एकदम नगण्य मतलब नाम मात्रा होता है। तो ऑप्शन है द्रव में, गैस में, ठोस में, द्रव ठोस गैस तीनों में। तो मारेंगे ऑप्शन कवन, 10वां का सी, ऑप्शन नंबर करेक्ट। बात समझ में आई? अगला प्रश्न है आपका, अंतरा अणुक आकर्षण बल प्रबल होते हैं, बताओ तो छोटी तुम। अंतरा अणुक आकर्षण बल प्रबल मतलब सबसे अधिक होते हैं, बताना। ऑप्शन दे रहे हैं तुमको, ठोस में, गैस में, द्रव में, तथा डी ऑप्शन है द्रव तथा गैस में, ठोस में। आई समझ में? ठोस में अंतरा आकर्षण बल बहुत ही अधिक होते हैं। 14 नंबर क्या है देखो, अंतरा अणुक स्थान अधिक होते हैं। अरे स्थान बोले या तो आकर्षण बोले, बात दोनों क्या है, सेम है। लेकिन देखो फंसा के रखा है कि तुम लड़का सब फंस जाओगे। इसका भी ऑप्शन क्या होगा, ठोस होगा। आपका 15 नंबर 14 नंबर का
अंतरा अणु का स्थान अधिक होता है। पहला ठोस में, बी वाला ठोस एवं द्रव दोनों में, सी द्रव में, डी गैस में। मतलब अंतरा अणु का स्थान किसमें अधिक होगा? ठोस में। 15 नंबर प्रश्न है, स्थान घेरता है सबसे ज्यादा अधिक ठोस, द्रव, गैस, तीनों। स्थान घेरता है। देखो आप यहाँ पे नहीं बोला है कि कौन स्थान अधिक या कम या नहीं, ये बोला है कौन स्थान घेरता है। देखो प्रश्न वैज्ञानिक सब जानते हैं कि लड़का सब इतना पागल नहीं है जो पेपर बनाते हैं कि वो सब नहीं बता पाएंगे, इसीलिए ऑप्शन दिया है ठोस, द्रव, गैस, फिर दिया है तीनों। तो तीनों स्थान घेरते हैं। ऐसा कोई पदार्थ जो स्थान न घेरे? स्थान घेरते हैं तीनों, तो तीनों टिक मारेंगे। किसको मारेंगे? अरे पनियों स्थान घेरता है, गैसों घेरता है, आपका ठोस भी घेरता है। ये नहीं कि सर ठोस मार दिए, गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका आयतन निश्चित नहीं है? ऑप्शन नंबर है जल और बर्फ, ऑप्शन नंबर बी जल, ऑप्शन नंबर सी जल वाष्प और डी बर्फ। निम्नलिखित में किसका आयतन निश्चित नहीं है? बताइए किसका होगा? आयतन निश्चित किसका नहीं होता है? जल वाष्प। तो जल वाष्प का मतलब एक तरह से भाप है, और भाप मतलब गैस, उसका आयतन निश्चित नहीं होता है। आपका मैंने 16 तक प्रश्न करा दिया है। 16 के बाद आपको लगा के आना है घर से पूरा, ठीक है? पीछे का आई बात समझ में? कहाँ से लाना है? पीछे से, ठीक है? अरे 18 तक बता दिया हूँ, उसके बाद जो है सब लगा के लाना। अति लघु उत्तरी, हाँ ठीक। जब सवाल लगाएंगे तब पता चलेगा कि हम लोग क्या पढ़े हैं, नहीं तो इस तरह नहीं पता चलेगा क्या पढ़े थे। निम्नलिखित में से सही संबंध है वही ना? देखो वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है? वाष्प या भाप या प्लस हीट, लेकिन ऑप्शन दिया है वाष्पन प्लस संघनन, ठीक है? संघनन का मतलब होता है एकत्रित करने से। देखो क्या बताया था, देखो अब देखो तुम यहाँ से पानी गरमा रहे हो, पानी में से भाप बनेगा, अब भाप जाएगी नली में। अब ये नली इतना लंबा रहेगा कि भाप जाते जाते ना यहाँ पे देखो संघनित्र लगा देते हैं। जैसे देखो इतना दूर से ना भाप जैसे ही गुजरेगा ना, अब वो भापा ठंडा हो जाएगा। भाप ठंडा होता है तो पानी बदल जाता है, बोलो। जब भाप गर्म रहता है, जब उसका टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, अब इसमें ठप ठप लगेगा चूने। तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? संघनन की, बोलो। जैसे मान लिए कपूर जलाए, इसमें से सब क्या बना? भाप, बोलो। गैस बना, अब गैस जाकर इसमें टकरा गई। अब कुछ समय के लिए इसको छोड़ दोगे, 1-2 घंटा के लिए, तो भापवा ठंडा हो जाएगा ना, तो एकदम व्हाइट व्हाइट रंग का क्या पड़ जाएगा? परत जम जाएगा, बोलो। अब वही फिर कपूर में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो। तो क्या कहलाएगा? तुम्हारी मम्मी काजल बनाती है ना घर पे, तो धुआं को रोक लेती है, फिर बाद में ठंडा होता है तो फिर वो काजल बन जाता है।
बनता है कि नहीं, तो वो संघनन की क्या कहलाती है, किसकी क्रिया कहलाती है। आगे देखो फिर बोला है वाष्पीकरण बराबर दिया है वाष्प प्लस संघनन। ऑप्शन नंबर देखो क्या है, वाष्पीकरण बराबर क्या दिया है, वाष्पन प्लस बी ऑप्शन दिया है वाष्पीकरण क्वथन प्लस सी ऑप्शन दिया है आसवन बराबर डी ऑप्शन दिया है ठीक। अब देखिए वाष्पन वाष्पीकरण में अंतर, वाष्पीकरण में तुम लोग को अंतर बता दिए हैं कि उसके साथ भाप निकलेगा, क्या निकलेगा, तो ये दोनों तो होबे नहीं करेगा, ऐसा ही कर दो। अब इन दोनों से चेक करना है आसवन विधि। आसवन विधि का मतलब होता है क्वथनन प्लस संघनन, गलन प्लस क्वथनन, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है। अब ये देखो आसवन अगर नमक किस विधि से बनाया जाता है, तो कहेंगे सर जी आसवन विधि से। सर कैसे, देखो समुंदर का पानी है, समुंदर के पानी को खूब खौलाओगे, जब समुंदर के पानी को खौलाते रहेंगे खौलाते रहेंगे खौलाते, तब भाप बन के उड़ेगा। क्या कर रहे हो तुम, वही आकाश को, जब तुम ना पानी को खूब खौलाओगे, समुंदर के पानी को खौलाते रहोगे ना, तो उसमें से भाप बन के पनिया उड़ जाएगा, ठीक है। अब भाप बन के पनिया उड़ जाएगा ना, तो कुछ समय छोड़ोगे ना तो पनिया जम जाता है नीचवा तलहटिया में, वो नमक बनता है, बोलो नमक बनेगा, वही उसको आसवन विधि कहते हैं। जो आसवन विधि में क्या हुआ, क्वथनांक मतलब भाप बन के उड़ गया, अब प्लस क्या बच्चा, संघनन। आई बात समझ में से। देखिए मान लीजिए एक और उदाहरण है आसवन विधि का, देखो एसीटोन, सुन लो ना, तो तुम लोग को क्या बताएं, आप वही बताए ना कि भाई के सामने बीन बजाएंगे तो नाचेगी नहीं, पगुरी करेगी, तो वही तुम लोग का हाल है। यहाँ पर कितना भी अच्छा पढ़ा दीजिए, अपना जान दे दीजिए, लेकिन यहाँ पे समझने वाले नहीं है। इसीलिए हमको एक लोग समझाए थे कि ये सब नहीं समझेंगे, जहाँ वहाँ अपना प्रदर्शन कीजिए, जहाँ प्रदर्शन देखने वाले हो, ठीक है, तो वो गुण आप लोगों में दिखता नहीं है। बात समझ में आई, वो तो कौन क्या दिखता है तो हमको पता चलता है, समझ में आया। आप जैसे मान लीजिए आप वहाँ बैठे हैं तो हमारा पूरा फोकस आप ही पर रहता है, आप सोचते होंगे कि सर जी हमारी क्रियाओं को नहीं देख रहे होंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है, हम हर एक सेकेंड सबका नोटिस किए रहते हैं। और एक बात तुम लोग को बता देते हैं कि तुम लोग हमको भुलवा नहीं सकते हो, चाहे कितनों तुम लोग साथी हो जाए, ये दिमाग में अपने नोट्स कर लो। आप कितनों भी साथी हो जाए सोचे कि अब हमको भुलवा देंगे, तो ऐसा बात नहीं है। साइकोलॉजिकल कुछ है, तो साइकोलॉजी से हम पकड़ लेंगे कि आपका पढ़ाई में मन है, यहाँ पे आप हैं कि नहीं, बताएंगे नहीं, हम समझे रहते हैं, हम नोटिस करके किसी को बताते नहीं है कि तुम क्लास में नहीं पढ़ते हो, अपने मन में रखे हैं, और फिर हम जज करते हैं कि नहीं वो लड़का कैसा है, ठीक है। और एक बात और भी है कि मान लीजिए अगर आप चोर नहीं है तो आपको कोई चोर बोलेगा तो आपको दुख नहीं होगा, आप बात समझते हैं कि नहीं। लेकिन अगर आप चोर हैं, अगर आपको कोई चोर कहेगा तो आपको दुख होगा, ठीक है। आप उसको हमेशा जज करने की कोशिश करेंगे कि हम चोर नहीं है। मान लीजिए जो लड़का गलती नहीं कहेगा तो जज नहीं करता है, आई समझ में कि नहीं, और जो गलती किया जाता है वह जज करता है, हम नहीं कर सकते हैं, आई बात समझ में। तो आप जैसे भी हैं, अच्छे हैं पढ़ने में, तो आप चुपचाप बैठिए ना, हम न जज करेंगे। हम कहाँ किसी को बताए हैं कि नहीं आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे थे, हम तो किसी का नाम नहीं लिए हैं, तो हम जानते हैं कौन क्या कर रहा है,
वो क्रिया देख के मालूम हो जाती है। तो एसीटोन प्लस, जैसे देखो एसीटोन प्लस जल, एसीटोन प्लस जल में देखिए क्या अंतर है, बता रहे हैं, टेंशन मत देखो। जो एसीटोन होता है पानी से हल्का है, बोलो, इसका देखो मान लीजिए कि एसीटोन का मिक्सचर और पानी का जल का मिक्सचर कर दिए, ठीक है। और एसीटोन बताओ पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे उड़ जाता है? कोई आपसे पूछेगा कि पानी द्रव है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे तापमान के भाप बनने लगेगा? तो आपको पता है सर जी 100, बोलो 100 डिग्री, वही भाप बनने लगेगा। आई बात समझ में? और जो एसीटोन का तापमान है 75 है, ये 75 डिग्री पे भाप बन जाएगा, ठीक है। 75 डिग्री पे क्या करने लगेगा? भाप बनेगा, ठीक है। एसीटोन जल नहीं, एक तरह से सैनिटाइज, एसीटोन एक केमिस्ट्री में द्रव रूप में से मान लीजिए एल्कोहल के रूप में है, ऐसे सैनिटाइजर होता है ना एसीटोन। एसीटोन शराब में नहीं मिलाते एसीटोन। जैसे क्या है ना कि जब क्लास 10 में तुम लोगों को हम क्लास 10 में जब हम पढ़ाएंगे तुम लोगों को आईपीएससी नाम ना, तो उसमें तुम लोगों को एसीटोन आएगा, ठीक है। एसीटोन एक कार्बनिक यौगिक का नाम है, ठीक है, जो एक द्रव के रूप में होता है लेकिन जल से बहुत हल्का होता है। जैसे देखो दारू क्या है, जल से हल्का है, इसीलिए जब शराब और दारू मिक्स करेंगे तो वो पानी हल्का, बहुत कम नहीं मेजरमेंट होता है, लेकिन हमेशा शराब ऊपर आ जाता है। पेट्रोल मिलाएंगे पानी तो पेट्रोल ऊपर चला आएगा। मिट्टी का तेल और पानी को मिक्स कीजिए, मिट्टी का तेल ऊपर पानी नीचे, क्यों? क्योंकि जो मिट्टी का तेल है वो पानी से हल्का होता है। क्या होता है? हल्का। पानी में जब कभी हाथ डाल के ऐसे से करना, और कभी तुम ना पेट्रोल में हाथ डाल के ऐसे से करना, तुमको महसूस खुद हो जाएगा। ये हाथ डालेंगे ना तो आप ऐसे से करेंगे, हिलाएंगे ना तो ये आपका हाथ भारी लगेगा, किसमें? पानी में। लेकिन पेट्रोल में आपको बहुत समझ में नहीं आएगा, हल्का एकदम, ठीक। अब देखो पानी भारी है तब उसको अधिक तापमान देंगे तब न उड़ेगा, लेकिन एसीटोन भारी नहीं है, उसको कम ताप देंगे तो उड़ जाएगा। अब मान लीजिए आपसे गलती से जल और एसीटोन मिक्स हो गया है। क्या हो गया है? आप मान लीजिए गलती कर दिए, आपको नहीं पता था, आपके घर में एसीटोन रखा था, आप उसमें सोचे कि एसीटोन नहीं है, आप एसीटोन था इसमें पानी मिला दिए, आपको पानी मिला दिए, अब बवाल हो गया, आपके घर वाले आपको लोग मारने, अरे यार लाए थे खरीद कर, तुम क्या कर दिए? तुम बोले अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं इसको कैसे अलग करना है। आप छाननी से तो अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो भी जल है ये भी जल है। तो आपके पास एक दिमाग है, जब आप इसको गर्म करेंगे क्या करेंगे? तो यहाँ एक को पाइप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पाइप। अब पाइप लगाकर इसको एक बर्तन में ऐसे ले जाएंगे और यहाँ पर संघनित्र लगा देंगे, ठंडा वाला एक मशीन आता है, एक पात्र रख देंगे ऐसे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे पाइप इसको गरमाएंगे, पानी और जल जैसे ही गरमाएंगे, आपको मालूम है कि पनिया क डिग्री पे खौलता है? अब 75 डिग्री होगा तो पानी नहीं खौलेगा, लेकिन यही एसीटोन लगेगा उड़ने, बोलो। और जैसे ही 75 डिग्री होगा एसीटोन लगेगा उड़ने, और जैसे ही 100 डिग्री होगा अब फट से तुम बंद कर दो गैस वाला। आई समझ में आया कि नहीं? जैसे यहाँ पानी खौलने स्टार्ट कर जैसे ही बंद कर दो। अब 75 डिग्री तापमान से तो 100 डिग्री अधिक न है। आप 75 पे लगा एसीटोन उड़ने, अब एसीटोन उड़ के इस पाइपिया में जाकर यहाँ से इस बर्तनमा में आ गया। आपका पनिया जैसे ही 100 डिग्री होने तले बंद कर दीजिए, पनियों नहीं खौलेगा और ना एसीटोनमा उड़ के चला गया, आपका दोनों अलग हो गया कि नहीं? तो ये आसवन विधि है, बोलो। तो बताओ इस क्रिया को क्या कहते हैं? हाई क्रिया को, जो हाई इसमें से आया है संघनन, बोलो संघनन। तो ऑप्शन कौन सा होगा? क्वथन प्लस, मतलब पहले क्वथनांक करते हैं, मतलब पहले इसको उड़ाएंगे, ठीक है, उड़ाने के बाद फिर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। आसवन विधि में यही होता है, ठीक है। अब सुन लो कि पेपर में जरूर पूछता है कि आसवन विधि में
ये वाला ऑप्शन जरूर दे देगा, काहे कि हम ये ऑप्शन में घपचिया जाओगे तुम, इसको तो रट नहीं सकते हो क्योंकि तुमसे रटाएगा नहीं, इसको जो समझे रहेगा वह टिक मारेगा। बात समझ में आया? जैसे आया तैसे आएगा, और कैसे आएगा? जैसे इसमें दिया है, जैसे बोले हैं इसमें ऑप्शन साइज में दिए हैं, इसी तरह आएगा पेपर में। क्या? हाँ, आसमान तो गलन दिया है ना। अब बताओ इसको गला कहाँ रहे हो तुम? इसको आप क्वथनान कर रहे हैं। आप ये बात समझिए, किसी चीज को उबाल रहे हैं ना कि गला रहे हैं। गलाना अलग बात है, उबालना तो हम बताए थे। जैसे देखिए, अगर आप मान लीजिए, आपको देखिए इसीलिए कहते हैं ना कि अगर लड़का को 9-10 में ज्ञान हो जाए, अगर मान लीजिए सबको अगर ज्ञान 9-10 में जाए ना, तो आज हर एक आदमी सरकारी नौकरी करने लगेगा। आज हर एक आदमी को नौकरी मिल जाएगा 9-10 पास पे। ऐसे ऐसे भी फॉर्म आते हैं जो 10+ पे नौकरी देते हैं, सरकारी नौकरी, लेकिन आपको ज्ञान नहीं होता है उस टाइम। ज्ञान हुआ कब? 4 साल 5 साल बाद। तब आप कहेंगे अरे यार 4-5 साल पहले सोचो। जैसे हम लोग पछताते हैं कि काश हम लोग 9-10 में हम लोगों को कोई अच्छा टीचर मिला होता जो पढ़ाया होता दमदार तरीके से, और तो हम लोग को उसी समय ज्ञान हुआ था तो हम आज लोग अच्छे पोस्ट पे होते हैं। लेकिन उस टाइम हम लोग का भी दिमाग उतना एक्टिव नहीं था, समझाने वाला ही कोई नहीं था। आज ना तुम लोगों को सोशल मीडिया आ गया है, मोटिवेशन स्पीकर आ गए हैं, बहुत सारे मोटिवेट हो जाते हो। उस टाइम ना मोबाइल था, न लोग ऐसे थे जो समझाते थे। उनका काम था पढ़ाई, और उतना शिक्षा भी इम्प्रूव नहीं थी। लेकिन यही गलती होता है। अच्छा देखो, तुम लोगों को लग रहा है ये सब फालतू है, लेकिन जैसे ही तुम लोग कौन गवर्नमेंट एग्जाम का एक एग्जाम दोगे, तब तुमको एहसास होगा कि जो ये पढ़ा रहे थे 9th में, ये कुल पूछ रहा है। और हम लोग बड़ा गलती कर दिए। उस टाइम सोचे कह रहे यार अभी 9-10 में क्या पढ़ेंगे, लेकिन यही तो पूछता है। तब तुम लोग अब क्या करोगे ना, एक लुसेंट ले लोगे, अब उसी को रटोगे। अब हाई चीजें रटोगे, रट के जाओगे पेपर में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। और जैसे ही ऑप्शन नंबर चेंज कर देगा, इसको रख देगा बी में, इसको सी में, जैसे ही कहानी खत्म। आई बात समझ में? जैसे ही क्वेश्चन में तन्नी से घुमा देगा, कहानी। तो इसीलिए है, अगर सबको ज्ञान समय से पहले हो जाए तो आज सब सरकारी नौकरी करने लगे, लेकिन सबको समय से ज्ञान पहले नहीं होता है। इसीलिए गुरु का जो दर्जा क्या होता है, जो गुरु होते हैं ना, इस समय से पहले ज्ञान कराते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा दर्जा इनको मिलता है। ये तुमको समय से पहले ज्ञान करा देंगे। तुम ज्ञान तुमको आ जाएगा, तुम जब जाओगे 22, 23, 24 साल के, तुमको ऑटोमेटिक ज्ञान आ जाएगा। लेकिन हम तुमको 20 में ज्ञान करा देंगे, इसीलिए गुरु का दर्जा सबसे ऊपर होता है। इसीलिए समय से जो पहले ज्ञान करा दे वही गुरु होता है। गुरु का अर्थ ही होता है कि जो समय से ज्ञान करते। मम्मी पापा को, माता पिता आपकी जो होती है, आपकी मम्मी क्या करती हैं? वो आपको बराबर ज्ञान देती रहती हैं, बताती हैं इसको मत छूना है, जल जाओगे, ये आग है। बच्चा थे तो आपको मालूम था कि कोयला है तो जलता, उसे जलने पर लगता है, आप जलेंगे तब ना आपको मालूम चलेगा। लेकिन आपको मम्मी आपको सिखा देती कि देखो वहाँ मत छूना, जल जाओगे, दुखने लगेगा। तो आपको ज्ञान दी कि नहीं? आप कब सीखते? जब आप एक बार जल जाते। तो यही होता है, माता पिता चाहे गुरु का जो ज्ञान होता है समय से पहले देते हैं, जिससे आप, इसीलिए बड़ों का बात आपको मानना चाहिए। आपको बड़ों का बात को मानिए, और अपने अंदर से वो भावना मत हटा दीजिए कि अरे वो क्या हमको समझाएंगे। जब भी होंगे आपसे अधिक एक्सपीरियंस उनके पास है, आपसे अधिक दुनिया देखे हैं। आपकी जितनी उम्र नहीं होगी उतना वो दुनिया देख चुके हैं। इसलिए उनका बात मानिए और अच्छे से लगे रहिए, और जान जाइए कि यही सब पूछता है। आप उठा के देख लीजिएगा, आपके पास होगा, तुम्हारे पास ना जी, ट्यूशन खरीदे हो ना, जाके देख लेना, इसी में सब प्रश्न तुमको पूछे रहेंगे। लेकिन गलती क्या करते रहते हो, इस टाइम नहीं पढ़ोगे ध्यान से, अगवा चल के आओगे तो छछा जाओगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव। 10 बजे आ गए सब।